वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 8th SST ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 4 इंडस्ट्रीज़, जो आपकी नई किताब लगी है उसका स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन एक एक शब्द पढ़ते हुए चलेंगे। हैव यू एवर गिवन अ थॉट to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing। आप जो किताब पढ़ रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसमें, कैसे वो किताब आपके पास बन करके आई है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। पहले वो किताब एक ट्री थी जिसको काटा गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया गया उसको पल्प मिल में। तो ये जो बनती हैं किताबें या पेपर बनता है, वो जो ट्री का पल्प निकलता है ना, जो ट्री की खाल निकलती है उससे बनता है। द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। तो जो वुड होती है ना, उसकी प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्री में और फिर उसके बाद उसको पल्प में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब है कुछ चीज़ें होती है, जैसे पहले ज़माने में जो पेड़ की खाल होती थी उसको पानी में डुबा करके रखा जाता था, फिर उसको पीटा जाता था और पेपर बनाया जाता था। अब मशीनों से ये प्रोसेस किया जाता है। पीटा जाता था मतलब एक तरह से उसको ना बहुत ही तेज़ तेज़ लकड़ी से या किसी चीज़ से मारा जाता था ताकि वो प्लेन हो जाए, फिर सुखाया जाता था। अब इंडस्ट्रीज़ करती है ये काम। The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines। तो wood pulp में फिर केमिकल मिलाए जाते हैं और फिर मशीन से पेपर बनाया जाता है। This paper found its way to press where ink made from chemicals was used to print the lines on the page। अब पेज जो बना वो बिना लाइन का बना, अब फिर दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा और फिर इंक से उस पर ऐसे ऐसे करके लाइनें बनाई जाएंगी। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक, पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड। फिर उसके बाद पेपर बना, पेपर पे लाइनें बनी, फिर उसको बाइंड किया जाता है, यानी कि सारे के सारे पेपर्स को जोड़ा जाता है, फिर वो मार्केट में जाती हैं और मार्केट से आपके पास पहुंचती हैं। तो ये देखिए जर्नी बिगिंस में आ रहा है। पहले पेड़ था और फिर उसके बाद इसकी जो छाल होती है जिसको हम लोग उसका बार्क कहते हैं, उससे पल्प बनता है, पल्प से पेपर बनता है, फिर इंक से पेपर पे लाइन बनती है। इस तरीके से पूरे प्रोसेस में फिर एक कॉपी बनती है। तो यही ना कहाँ पर काम होता है सारा, ये सारा काम इंडस्ट्रीज़ में होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। मतलब देखो, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग खेती करते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़मीन पर कुछ उगा रहे हैं। फिर जो हमने चीज़ ज़मीन पर उगाई है उसको हम जब इंडस्ट्रीज़ में उसकी फॉर्म बदल देते हैं। जैसे कि पेड़ उगाए थे, पेड़ों को काटा और उसकी जो लकड़ी थी उससे पेपर बना दिया इंडस्ट्री में, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। As you have seen, pulp was converted into paper and paper into notebook. These represent the two stages of manufacturing process। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की दो अलग अलग स्टेजेस है कि पेपर बना, पेपर से नोटबुक बनी। The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि पहले पेड़ था, पेड़ से क्या हुआ, प्रेसिंग करके पेपर बना, ठीक है, पेपर पे लाइंस नहीं थी, फिर उसके बाद लाइन वाला पेपर बना, फिर उसके बाद सारे के सारे पेपर जुड़े बाइंडिंग की वजह से, बाइंड किया गया और फिर उसके बाद कॉपी बनी। तो हर एक स्टेप पर आप एक नई चीज़ को ऐड कर रहे हैं। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटीरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। मतलब हुआ इसका कि जो फाइनल आप सब कॉपी बनी है जो आपकी, वो पेड़ से बिल्कुल अलग है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आपकी जो नोटबुक है। तो क्या होता है ना कि जो प्रोडक्ट होता है बेसिक रॉ मटेरियल, इसको हम लोग कच्चा सामान बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो गेहूँ होता है ना, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वीट बोलते हैं। वीट जो है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वीट से आप आटा मट के घर पे रोटी भी बना लेते हैं और इसी वीट से कुकीज़ भी बनती हैं। जो बिस्किट्स आप लोग खाते हैं वो भी वीट से ही बनते हैं। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो आटे का रेट होता है वो 40 रुपये किलो है ना, 50 रुपये किलो होता है।
बट जो बिस्किट होते हैं वो तो बहुत महंगे आते हैं ना, बहुत ही महंगे होते हैं। तो इसका ये मतलब है जो रॉ मटेरियल का रेट होता है जब हम उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं, मतलब हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐड कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो महंगा बन करके आता है और वो ज़्यादा वैल्यू का होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है The finished product has more value and utility than the raw material that it is made from। तो कई बार वो हमारा मतलब महंगा भी बनता है और बिल्कुल डिफरेंट भी होता है, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि वो ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। हर केस में नहीं, बट कुछ केसेस में जो हम प्रोसेस करके मटेरियल बनाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। अब इंडस्ट्री क्या होती है? रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि भाई व्हाट इज़ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हुआ कुछ पैसा कमाने का काम हो रहा है ना, और उसमें गुड्स यानी कि सामान बन रहा है, मिनरल्स जो हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कि मिनरल्स को भी बाहर निकाला जा रहा है, और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। अब देखो, सपोज़ करो बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री है, तो उसमें गेहूँ आएगा, गेहूँ से पहले आटा निकलेगा, फिर उस आटे में से मैदा निकलेगी, फिर और ये सारा काम कुछ इंसान ही तो कर रहे होंगे ना, यानी कि कुछ ह्यूमन सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। फिर उसमें क्या होगा, उस मैदा में चीनी मिलाई जाएगी, घी मिलाया जाएगा, फिर मशीन में बिस्किट तैयार होंगे, फिर वो पैक होंगे, फिर वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे और फिर आपके पास पहुंचेंगे। तो ये पूरा का पूरा काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। और बिस्किट जहाँ पर बन रहे हैं या कोई भी सामान जहाँ पर बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ये सब इंडस्ट्रीज़ होती हैं। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे हमने बिस्किट की इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, तो अब लोहा ज़मीन में से निकालने के बाद लोहे से जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बनती हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, जिससे कोल निकालने का काम किया जाता है। और टूरिज़्म इंडस्ट्री जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नेम एन इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज ओनली। तो जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, इसमें क्या आप कोई सामान नया बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है, इसका एक्चुअली क्या मतलब है? आप सपोज़ करो कि आप घूमने गए गोवा। तो गोवा तो एक है ना जगह है, आप वहाँ पर गए, आपने फ़्लाइट्स बुक करी है ना, आपने होटल्स बुक करे, फिर वहाँ पर जाकर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, कहीं पर किसी जगह पर बीच पर जाएंगे। तो आपने कुछ नया तो नहीं बनाया है, कुछ मैन्युफैक्चर तो नहीं करा है, आप बस घूमने गए हैं, है ना, गोवा इन सब चीज़ों की मदद से। तो ये एक ट्रैवल या फिर टूरिज़्म इंडस्ट्री कहलाती है, जिसमें हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वो भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं टीचर्स। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। जैसे हम लोगों ने बिस्किट का एग्जाम्पल लिया, उसका रॉ मटेरियल हो गया वीट। साइज़ का मतलब क्या हुआ कि भाई वो इंडस्ट्री कितने बिस्किट बना सकती है, एक दिन में वो 10,000 बिस्किट बना सकती है या फिर 1 करोड़ बिस्किट बनाती है वो। तो ये डिपेंड करेगा उसके साइज़ पे कि वो स्मॉल साइज़ की इंडस्ट्री है या फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ओनरशिप, जो ये ओनरशिप शब्द है ना, इसका मतलब है कि भाई उसका मालिक कौन है, सरकारी कंपनी है, किसी एक व्यक्ति की कंपनी है, फिर बहुत सारे लोगों ने मिलकर के वो कंपनी खोली है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रॉ मटेरियल क्या होता है। तो रॉ मटेरियल में क्या होता है कि ना, इंडस्ट्रीज मे बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़। यानी कि इंडस्ट्री कई सारे टाइप की हो सकती हैं। एग्रो बेस्ड यानी कि जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हो, जो ज़मीन पर हम खेती करते हैं उससे फिर आगे जो प्रोडक्ट बनते हैं। मिनरल बेस्ड एग्जाम्पल आप लेंगे कोल माइनिंग इंडस्ट्री, है ना, आप ज़मीन में से कोयला निकालते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं। या फिर आयरन ओर इंडस्ट्री, ये सब ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकाले जाते हैं। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है जैसे कि जो समुद्र में रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि फ़िश या फिर क्रैब्स या फिर लॉबस्टर्स, ये सब आपने फिर पर्ल्स निकाल लिए, है ना, समुद्र में से और उनको बेचा, तो वो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या होंगी, जो जंगलों से सामान लिया जाता है, जैसे कि टिम्बर,
लकड़ी का काम अगर कहीं पर होता है या फिर हर्ब्स का काम कहीं पर होता है जो कि जंगलों से ली जाती हैं, तो वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम लोग एग्रो, मिनरल, मरीन या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? तो एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें हम प्लांट्स या फिर एनिमल्स प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। प्लांट प्रोडक्ट तो देखो वीट का ही हो गया, एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि एग, जैसे कि मीट, है ना, तो इनका भी हम लोग यूज़ करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, अमूल का दूध आता है तो वो भी तो कहीं पर से मतलब गाय भैंसे निकालती होंगी, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा, फिर पैकेट में पैक करके हम तक पहुंचता है, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्री है। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कॉटन इंडस्ट्री है। कॉटन कहाँ उगती है? पेड़ पर ही तो उगती है कॉटन, है ना। रुई जो होती है फिर उससे धागा बनता है, फिर पूरा प्रोसेस होता है उसका, तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री होती हैं जो कि मिनरल्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि आयरन ओर की जो इंडस्ट्री हो गई, ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एंड रेलवे कोचेस। तो देखो रॉ मटेरियल से, लोहे से, जितनी भी चीज़ें लोहे से बन रही हैं वो सारी की सारी हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाएंगी। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में जो समुद्र से निकल रही हैं चीज़ें, है ना, जैसे कि फ़िश ऑयल वगैरह या फिर सी फूड, ये सब मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, यही इन्होंने लिख के बताया है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो कि जंगलों से हम सामान लेते हैं, जैसे कि हम लोग पेपर बना रहे हैं पेड़ों से, फार्मास्यूटिकल्स, काफ़ी सारी दवाइयाँ बनाते हैं हम जड़ी बूटियों से, या फिर फर्नीचर और बिल्डिंग भी हम लोग बनाते हैं लकड़ी से, रेते से, तो ये सारा हम जो है वो लेते हैं फॉरेस्ट से। साइज, it refers to amount of capital invested, number of people employed and the volume of production। तो भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना पैसा उसमें लगा हुआ है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं, तो बिस्किट बनाने के कितने लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है 10 लोगों की इंडस्ट्री, हो सकता है 1 लाख लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो उसका साइज़ क्या है इस पर डिपेंड करेगा, है ना, कि कितना बड़ा वो ब्रांड है। जैसे कि पार्ले हो गया, तो पार्ले में तो लाखों लोग काम करते होंगे, है ना, जगह जगह इंडस्ट्री, तो बहुत बड़ी साइज़ की वो इंडस्ट्री हो गई। जैसे कैडबरी चॉकलेट बनाने की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो बेस्ड ऑन द साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जो छोटी इंडस्ट्री होती है, राइट, जैसे कि 10 लोगों की। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मान लो 1 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा अगर उस इंडस्ट्री में लगा हुआ है। अब ये ना इम्पॉर्टेंट है कि कॉटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होती हैं। तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय आर्टिसंस। मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे कि कोई आपने देखा घड़ा बनाने का काम कर रहे हैं कुम्हार, तो वो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो मिट्टी की चीज़ें बना रहे हैं, वो हाथ से मिट्टी की चीज़ें बना रहे हैं, तो वो हो गया आर्टिसंस का काम। बास्केट वीविंग यानी कि जो टोकरियाँ बनाने का काम, पॉटरी है ना, ये घड़े बनाने का काम, और बाकी सारे अदर हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि मान लो सुंदर सुंदर से रुमाल बना दिए, है ना, स्वेटर्स बनाने का काम, जो बहुत ही छोटे स्केल पर हो रहा है और उनको बेचा जा रहा है, तो इसी को हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जो छोटी इंडस्ट्री होती हैं उसमें पैसा भी कम लगा होता है और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़ नहीं हो रही होती है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत ही हाईली सुपीरियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा पैसा बड़े स्केल की इंडस्ट्रीज़ में लगाया जाता है। सिल्क वीविंग यानी कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं ना, वो कीड़े से बनते हैं, उसको वीव करना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि गाड़ी बनाने की इंडस्ट्री, तो एक बहुत ही बड़ी स्केल की इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं, है ना। अब देखो प्रोसेसिंग में मखाना बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या क्या होता है। इस तरीके से मखाना है, फिर इनको अलग किया जाता है, फिर, है ना, तो ये मखाने का प्रोसेस है। तो हर जो है फसल का उगा करके पैक करने का पूरा प्रोसेस डिफरेंट होता है।
अब आगे आता है ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप का मतलब होता है कि भाई प्राइवेट है या फिर स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर यानी कि क्या सरकारी है। जॉइंट सेक्टर का मतलब होता है कि क्या बहुत सारे लोगों ने मिल, प्राइवेट का भी उसमें हिस्सा है और सरकार का भी हिस्सा है। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब बहुत ही सारे लोगों का बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा है। मान लो 1 लाख लोगों के 1 लाख लोग हिस्सेदार हैं पूरी कंपनी के, तो वो कोऑपरेटिव्स हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है उस कंपनी में, तो वो होती है कोऑपरेटिव्स। जैसे कि अमूल कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कई सारे टाइप की होती हैं। एक तो देखो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल, सपोज करो कि आपने कल को कुछ भी बनाने, जैसे एक डब्बे बनाने की इंडस्ट्री खोल लिया आपने अकेले ने अपनी फैमिली वालों के साथ, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री हो जाएगी, जिसमें आप और आपकी फैमिली वाले, या फिर हो सकता है आपने अपने दोस्त के साथ वो काम किया हो, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हो जाएगी। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो होती हैं वो सरकार ओन करती है उनको, यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर रेलवेज, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सरकारी कंपनियां हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें सरकार भी शामिल होती है और प्राइवेट लोग भी शामिल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि गुड़गांव में है, तो ये एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। कोऑपरेटिव में तो भाई जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल और सुधा डेयरी बहुत ही सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स के एग्जांपल है। इसमें बहुत सारे लोग मिल करके जो दूध सप्लाई कर रहे हैं ना लोग, वही उसके मालिक भी हैं और बहुत सारे लोग मालिक हैं, तो वो हो जाएगा हमारा कोऑपरेटिव नेचर। अब आगे का जो है चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।